चलिए जी, so let's begin 13.3.2 मीन्स ऑफ स्प्रेड। अब यहाँ पे हमें पता लगेगा कि जिन डिजीज के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है तो वो स्प्रेड कैसे होती है, वो फैलते कैसे हैं। सो हाउ डू इन्फेक्शियस diseases spread? Many microbial agents can commonly move from an infected person to someone else in a variety of ways. In other words, they can be communicated and so are also called communicable diseases. अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि जो डिजीजेज हैं वो स्प्रेड कैसे करती हैं। अब बहुत सारे माइक्रोबल एजेंट्स होते हैं जो कि कॉमनली एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन पे चले जाते हैं और इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। अब क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो डिजीजेस होती हैं वो कम्युनिकेट की जा सकती हैं। नाउ सच disease causing microbes can spread through the air. This occurs through the little droplets thrown out by an infected person who sneezes or cough. देखिए, अगर हम बात करते हैं कि डिजीज कॉजिंग वेज कौन कौन से होते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली 4 टाइप के वेज होते हैं। एक होता है वाटर बॉर्न, एक होता है एयर बॉर्न, एक होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड फोर्थ होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के अलावा डिजीजेस जो हैं वो स्प्रेड करती हैं। जस्ट वेट, यहाँ पर्सन टू पर्सन हो गया, ब्लड कॉन्टैक्ट के थ्रू, ठीक है। सो पर्सन टू पर्सन होता है एंड देन ब्लड के कॉन्टैक्ट से भी होता है। तो ये 4 तरीके होते हैं जिनसे के जो डिजीजेज हैं वो कम्युनिकेबल हो पाती हैं। सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एयरबॉर्न डिजीजेस के बारे में तो एयरबॉर्न में यहाँ पे आपको लिख के दिया है सच disease causing microbes can spread through the air. This occurs through the little droplets thrown out of an infected person who sneezes or coughs. अब इसके बारे में कुछ भी न्यू नहीं है। कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड-19 जो डिजीज है वो स्प्रेड कर रही है, तो आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके से ये होता है कि अगर कोई भी पर्सन स्नीज करे या फिर कफ जो है अगर वो से होती है एंड वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो अगर बाहर की तरफ चले जाएं, ठीक है, तो एनवायरनमेंट में वो सस्पेंडेड हो जाते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि ये कैसे होता है। कुछ इस तरीके से होता है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने स्नीज किया, स्नीज करने से क्या होगा, जो लार्ज ड्रॉपलेट्स होंगे वो सेटल कर जाएंगे कुछ ही सेकेंड्स में ग्राउंड में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो होंगे वो इवेपोरेट कर जाएंगे, यानी कि वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। एंड कुछ जो हमारे होंगे ड्रॉपलेट्स वो ना तो बहुत ही ज्यादा लार्ज होंगे वो एंड ना ही वो बहुत ज्यादा स्मॉल होंगे। तो ऐसे में कुछ मिनट से लेके आवर्स तक का टाइम लग सकता है उनको सेटल होने में। एंड कोविड-19 के केस में यही है। अभी जितनी भी स्टडीज है उनमें ये पाया गया है कि कोविड-19 के जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको सेटल डाउन होने में 2 to 3 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है। तो यानी कि आप कहीं से जा रहे हैं और उससे पहले आपसे पहले ही किसी एक पर्सन ने उस एरिया में स्नीज कर दिया एंड आप उसी एरिया से क्रॉस कर गए, तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आपके अंदर कोविड-19 के जो वायरसेस हैं वो जा सके। तो इसीलिए कहते हैं कि मास्क जो है वो आप हमेशा लगा के रखिए, बिकॉज अगर आपने मास्क लगा के रखा होगा तो अगर आप उस एरिया से चले भी जाएंगे तो आपके अंदर कोविड-19 के जो वायरसेस हैं वो नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आपने मास्क नहीं पहना होगा तो वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उस एयर में वो आपके अंदर फिर जा सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से एयरबॉर्न डिजीजेस जो है वो स्प्रेड होती हैं। ओके, देन इसके बाद पढ़ते हैं someone standing close by can breathe in these droplets and the microbes get a chance to start a new infection. अगर कोई एक पर्सन आसपास कहीं खड़ा है
और अगर उसने क्रॉस किया जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, या फिर अगर वो पास में ही है, जैसे कि आज की डेट में कह रहे हैं कि आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन करनी चाहिए 6 फीट की एटलीस्ट, तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर आपने 6 फीट की जो सोशल डिस्टेंसिंग है अगर वो आपने मेंटेन की होगी, तो ऐसे में चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि आप में ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये अंदर जा सकें एंड जो माइक्रोब्स हैं उनको आपके अंदर जाने का चांस मिले। एग्जाम्पल ऑफ सच diseases spread through air are common cold, pneumonia and tuberculosis. Tuberculosis है, common cold है, pneumonia है, ये इसके एग्जाम्पल हैं एंड आज की डेट में कोविड-19 भी इसमें इंक्लूड हो चुका है। अब अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं, so we all have had the experience of sitting near someone suffering from a cold and catching it ourselves. Obviously, the more crowded our living conditions are, the more likely it is that such airborne diseases will spread. ऐसा हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया ही होता है, आप लोगों ने भी किया ही होगा कि आपके जो मदर हैं अगर उनको कोल्ड एंड कफ था तो उसकी वजह से फिर आपको हो गया, या फिर आपको अगर कोल्ड एंड कफ था तो इसकी वजह से आपके मदर को वो चीज स्प्रेड हो गई। ठीक है, अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं तो सेम केस है। मैं आप लोगों को बार बार जो कोविड-19 है वो इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आजकल इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, आप लोग बहुत ज्यादा अवेयर होगे, आप लोग इन बातों से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं बहुत बार कोविड जो 19 है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इट इज नॉट अ कोविड-19 क्लास, ठीक है, बट यस आप लोगों को जो चीजें हैं वो अच्छे से समझ में है तो एंड आप मेरी बातों को अच्छे से रिलेट भी कर पाओ, तो इसलिए मैं कोविड-19 यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे हमें जो कॉमन कोल्ड है उसके बारे में बताया कि अगर हम किसी ऐसे इंसान के आसपास बैठे होंगे जिसको कोल्ड है तो हमें भी चांसेस हैं कि हम भी उसे कैच कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली अगर हम मोर क्राउडेड एरिया या फिर मोर क्राउडेड लिविंग कंडीशंस में रहेंगे तो ऐसी एयरबॉर्न डिजीजेस जो है ये और भी ज्यादा स्प्रेड करेंगी। इसीलिए आज की डेट में सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है एंड आई होप कि आप लोग भी उसको ओबे करते होंगे। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे वाटरबॉर्न डिजीजेस के बारे में। सो वाटरबॉर्न डिजीजेस में यहाँ पे लिखा है डिजीजेस कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू द वाटर. This occurs if the excreta from someone suffering from an infectious gut disease such as cholera get mixed with the drinking water used by people living nearby. So अगर हम बात करते हैं डिजीजेस की जो कि वाटर बॉर्न होती हैं, तो ऐसा कब पॉसिबल है? अगर किसी पर्सन का या अगर किसी एनिमल का या अगर किसी इंसेक्ट का एक्सक्रीटा जो है वो किसी भी ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो जाता है या फिर हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है, तो ऐसे में जो वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं वो हो सकती हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर के बारे में। अगर हम यहाँ पे देखें डिजीजेस, तो यहाँ पे कॉलेरा के बारे में बताया गया है कि कॉलेरा जो है वो मैक्सिमम ऐसे ही होता है। एंड अगर आप लोगों ने कभी न्यूज़पेपर उठा के देखा होगा तो आपको पता होगा कि कॉलेरा जो है वो ज्यादातर लोअर इनकम ग्रुप के जो हाउसिंग होती हैं, झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, वहां पे ये सिस्टम ज्यादा होता है। वहां पे जो यारी डिजीज है ये ज्यादा होती है बिकॉज वहां पे पोर्टेबल वाटर जो है, जो पीने वाला पानी है वो घरों तक नहीं आ रहा होता है, लोग कहीं पे जाके लेते हैं, वो कोई टैंक होता है या फिर कोई कुआं होता है। एंड अगर वहां पे किसी भी तरीके की पॉइजनिंग हो गई है किसी के भी एक्सक्रीटा की वजह से, तो ऑलमोस्ट यू कैन से कि पूरा का पूरा गांव या फिर जो आधा गांव होता है उसको कॉलेरा डिजीज हो जाती है। ओके, देन इसके बाद द कॉलेरा causing microbes will enter new hosts through the water they drink and can cause disease in them. Such diseases are much more likely to spread in the absence of safe supplies of drinking water. अगर सेफ सप्लाईज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगी तो उसकी वजह से कॉलेरा जैसी जो डिजीजेज हैं वो काफी ज्यादा फैल सकती हैं। सो अभी तक हमने पढ़ा है एयरबॉर्न डिजीजेस के बारे में, देन हमने पढ़ा है वाटरबॉर्न डिजीज के बारे में, अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल एक्ट के बारे में। The sexual act is one of the closest physical contact two
people can have with each other. Not surprisingly, there are microbial diseases such as syphilis or AIDS that are transmitted by sexual contact from one partner to the अदर. सो अब ऐसी भी टाइप की डिजीजेस होती हैं जो कि सेक्सुअली कम्युनिकेट होती हैं. तो ऐसे में जिन दो डिजीजेस का नाम है तो वो है साइफिल एंड एड्स. साइफिल एंड एड्स जो है ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होती है. नाउ फर्दर अगर हम इसके बारे में पढ़ते हैं, however such sexually transmitted diseases are not spread by casual physical contact. अब ये जो डिजीजेज हैं ये जो कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट होता है उसके थ्रू स्प्रेड नहीं करती हैं. अब कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट्स में क्या क्या आता है? हैंडशेक, हग्स, स्पोर्ट्स, रेसलिंग एंड अदर वेज इन विच वी टच ईच अदर सोशली. तो जब भी हम एक दूसरे को सोशली टच कर रहे हैं तब इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम सेक्सुअल जो सेक्सुअल डिजीजेज हैं उनमें नहीं आ पाती हैं. ठीक है, तो अगर कोई डिजीज सेक्सुअली होगी सो उसमें 2 पर्सन्स का सेक्सुअली इन्वॉल्व होना जरूरी होगा. अगर हम कैजुअली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है तो ऐसे में किसी भी टाइप की डिजीज नहीं होगी. Other than the sexual contact, the AIDS virus can also spread through blood-to-blood contact with infected people or from an infected mother to her baby during pregnancy or through breastfeeding. अब अगर हम बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की तो ये स्प्रेड होते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट से, या फिर एक जो मदर है जब वो अपने बेबी को डिलीवर कर रही हो प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी एड्स हो सकता है. ठीक है, सो एचआईवी एंड एड्स जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से तो होगा ही होगा. ठीक है, साथ ही साथ ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट से भी हो सकता है. इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हो सकता है एंड ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी हो सकता है. ये चारों ही जो कंडीशंस हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट है. So we live in an environment that is full of many other creatures apart from us. अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है एयरबॉर्न जो डिजीजेस हैं उनके बारे में, वाटरबॉर्न जो डिजीजेस हैं उनके बारे में, एंड सेक्सुअल डिजीजेस के बारे में. अब हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में. देखिए वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि इधर से उधर जा सकता है. ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर. सो अगर हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लिख के दिया है these diseases are inevitable that many diseases will be transmitted by other animals. These animals carry the infected agents from a sick person to the another potential host. These animals are thus the intermediates and are called vectors. अब vectors actual में है क्या? Vectors हैं intermediates. ठीक है, intermediate क्यों हैं? क्योंकि जो हमारे पास वेक्टर है, अब वेक्टर हम यहाँ पे एक मॉस्किटो को मान सकते हैं, हम एक फ्लाई को मान सकते हैं, हम एक हनी बी को भी हम मान सकते हैं. ठीक है, तो वेक्टर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्चुअल में खुद इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन वो किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन तक डिजीज को स्प्रेड कराता है. तो इसलिए हम उसको बोलते हैं वेक्टर, यानी कि वो एक इंटरमीडिएट है. Now then the next, in many species of mosquitoes the females need highly nutritious food in the form of blood in order to be able to lay mature eggs. Mosquitoes feed on many warm blooded animals including us. In this way they can transfer diseases from one person to another. अगर हम सबसे कॉमनेस्ट वेक्टर की बात करते हैं तो वो है मॉस्किटो. मॉस्किटो इसलिए क्योंकि जो फीमेल मॉस्किटोज होती हैं उनको अपने मैच्योर एग्स को ले करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, एंड उनको जो न्यूट्रिशन है वो हमारे ब्लड से मिलता है. तो इस वजह से मॉस्किटोज जो हैं वो बहुत सारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स पे फीड करती हैं, जिसमें से कि हम इंसान भी हैं, और ऐसे में जो बीमारियां होती हैं वो वन पर्सन टू अनदर चली जाती हैं. तो ये देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस किस टाइप की
किस किस टाइप से जो डिजीजेज है वो स्प्रेड की जा सकती हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बारे में। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये है एयरबॉर्न डिजीजेस के बारे में, ठीक है, यानी कि किसी ने किसी चीज को स्पिट किया या फिर यू कैन से कि स्नीज किया एंड देन वो बाय एयर किसी और इन्फेक्टेड पर्सन में चला गया। देन हमारे पास है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि हमने किसी का जूठा जो है वो हमने पी लिया या हमने स्निफ कर लिया गलती से, ठीक है, तो ये है। देन इसके बाद है बाय फूड, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी किसी इन्फेक्टेड पर्सन का या फिर किसी इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म का जो एक्सक्रीटा है वो अगर हमारे फूड या फिर वाटर में मिल जाए तो भी हम लोग बीमार हो सकते हैं। जैसे कि छिपकली जो होती है, लिजर्ड जो होती है, लिजर्ड अगर आप लोगों को काट ले तो वो पॉइजनस नहीं है, लेकिन अगर मॉस्किटो का जो एक्सक्रीटा है वो आपके फूड में चला जाए या आपके वाटर में चला जाए तो वो बहुत ज्यादा पॉइजनस हो जाता है, ठीक है। सो लिजर्ड अगर काट ले नॉट अ बिग डील, बट यस उसका जो एक्सक्रीटा है वो आपके अंदर किसी भी फॉर्म में नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है मॉस्क्यूटो एंड इंसेक्ट्स, ये है आपका वेक्टर का एग्जाम्पल। एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेबीड जो एनिमल्स उनके बारे में, यानी कि ये भी इन्फेक्शंस जो इन्फेक्शंस हैं वो दे देते हैं अपने से हमारे में। आप लोगों को पता होगा कि कि जिन पर्सन्स को डॉग्स जो हैं वो काट लेते हैं तो उन्हें रेबीज के इंजेक्शन देने पड़ते हैं ताकि वो ठीक हो सके, ठीक है। सो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो ये था आपका जितने भी कॉमन मेथड्स थे ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस के बारे में। सो ये वाला पार्ट जो मैंने आपको पढ़ाया है, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, आप लोगों ने ये वाला पार्ट पढ़ना है एंड देन इसके बाद आपने अपने डाउट्स को राइट डाउन कर लेना कीजिए।
चलिए, आई थिंक इट्स डन। या ओके, फाइन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। So the next one we have is 13.3.3, organ specific and tissue specific manifestation। देखिए, manifestation का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था। manifestation का मतलब होता है diseases का या फिर organisms का, diseases का नहीं, organisms का किसी एक जगह पे इकट्ठा हो जाना, उसको बोलते हैं manifestation। ठीक है। सो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक या फिर टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, यानी कि जब हमें किसी भी टाइप की डिजीज होती है तो या तो जो हमारा कोई एक ऑर्गन होता है उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स भर जाते हैं, ठीक है, या फिर हमारे कुछ पर्टिकुलर टिश्यूज होते हैं जहां पे के बहुत सारे माइक्रोब्स अटैक कर लेते हैं एंड वहां पे भर जाते हैं वो। ठीक है। सो सबसे पहले वी हैव the disease causing microbes enter the body through these different means। अब जो means हैं वो काफी ज्यादा different होते हैं। So where do they go then? The body is very large when compared to the microbes, so there are many possible places, organs or tissues where they could go। Do all microbes go to the same tissue or organ, or do they go to different ones? So अगर हम बात करते हैं हम ह्यूमंस की, हम ह्यूमंस बहुत ज्यादा लार्ज हैं एज कंपेयर टू माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स के पास बहुत सारे चांसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू वो जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो हमारे नोज के थ्रू जा सकते हैं, माउथ के थ्रू जा सकते हैं, आईज के थ्रू, ईयर्स के थ्रू, ठीक है, लिप्स के थ्रू, तो वो ऐसे जा सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स के बारे में, सो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स सीम टू हैव इवॉल्व्ड टू होम इन वन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन पार्ट। This section is connected to their point of entry. If they enter from the air via nose, they are likely to go to the lungs। So अगर हम बात करते हैं माइक्रोब्स के बारे में, माइक्रोब्स जो हैं उन्होंने हमारी बॉडी के अंदर घुसने के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ढूंढे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो उनकी पॉइंट ऑफ एंट्री होती है उससे पता लगता है कि हमारा कौन सा पार्ट जो है वो डैमेज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई एक माइक्रोब जो है वो एयर के थ्रू आपकी नोज में एंटर कर जाए तो चांसेस ये हैं कि वो वाला माइक्रोब जो है वो आपके लंग्स तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई डैमेज हमें होगा तो वो हमारे लंग्स में होगा। देन इसके बाद दिस इज सीन इन बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस। जो ट्यूबरक्लोसिस वाले बैक्टीरियाज होते हैं वो ऐसा करते हैं कि वो हमारे नोज के थ्रू आते हैं और वो हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं। इफ दे एंटर थ्रू द माउथ दे कैन स्टे इन द गट in the gut lining like typhoid causing bacteria। and tuberculosis के microbes जो हैं अगर वो हमारे माउथ के थ्रू एंटर करेंगे तो ऐसे में वो बहुत टाइम तक हमारे गट लाइनिंग यानी कि वो हमारे स्टमक के अंदर रहेंगे, और ऐसा ही सेम जो पैटर्न है वो टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया का भी होता है। जो टाइफॉइड वाले बैक्टीरिया होते हैं वो भी हमारे मुंह के अंदर से आते हैं, एंड देन इसके बाद जो हमारी गट लाइनिंग है यानी कि जो हमारा स्टमक है उसमें काफी टाइम तक रहते हैं। और दे कैन गो टू द लिवर लाइक वायरसेस दैट कॉज जॉन्डिस, या फिर वो लिवर के अंदर भी जा सकते हैं जैसे कि जॉन्डिस के वायरसेस जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न्स है जो कि आप लोगों को बताए हैं। बट this needn't always be the case। and infection like HIV that comes into the body via sexual organs will spread to lymph nodes all over the body। लेकिन ये जो केस है ये हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम वायरस की बात करते हैं तो HIV जो है वो सेक्सुअल ऑर्गन से हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एंटर करता है, लेकिन वो हमारे पूरी जो बॉडी के लिम्फ नोड्स हैं वहां तक पहुंच जाता है। लिम्फ जो नोड्स हैं अगर मैं उसकी आपको बताऊं तो लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी में होते हैं, चाहे वो हमारी कॉलर बोन हो, चाहे वो हमारा हार्ट हो, चाहे वो लंग्स हो, लेग्स हो, हैंड्स हो, सारी जगह लिम्फ नोड्स होते हैं।
तो HIV जो होते हैं वो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू एंटर करते हैं, लेकिन वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाते हैं। मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स एंटरिंग थ्रू अ मॉस्किटो बाइट will go to liver and then to the red blood cells। अगर हम मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स के बारे में बात करते हैं तो मॉस्किटो की जो बाइट होती है वो हमारे स्किन में होती है, ठीक है। स्किन से वो जाती है हमारी कैपिलरीज में, कैपिलरीज से वो जाती है लिवर में, एंड लिवर के बाद जाती हैं रेड ब्लड सेल्स में। तो इस तरीके से मॉस्किटो की जो बाइट होती है वो हमें अफेक्ट करती है। The virus causing Japanese encephalitis or brain fever will similarly enter through a mosquito bite, but it goes on to infect the brain। अगर हम बात करते हैं ब्रेन फीवर के बारे में या फिर जापानीज एंसेफेलाइटिस के बारे में, तो ये भी मॉस्किटो बाइट की तरह ही एंटर होता है हमारी बॉडी में, लेकिन ये सीधा जाके ब्रेन को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो अभी जितने भी पैराग्राफ्स हुए हैं आप उसमें देख रहे हो कि माइक्रोब्स जो हैं वो डिफरेंट एंट्री पॉइंट से हमारी जो बॉडी है उसमें एंटर करते हैं, एंड फिर किस तरीके से वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। The signs and symptoms of the disease will thus depend on the tissue or organ which the microbe target. If the lungs are the target, then symptoms will be cough and breathlessness। जितने भी साइंस और सिम्टम्स होते हैं हमारे डिजीज के, वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि माइक्रोब्स ने टारगेट ऑर्गन कौन सा चुना है या फिर टारगेट टिश्यू कौन सा चुना है। अगर उन्होंने लंग्स को चुना है तो जो सिम्टम्स हैं वो हो सकते हैं कफ एंड ब्रेथलेसनेस, यानी कि हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, यानी कि जो आज की डेट में कोरोना में चल रहा है कोविड-19 की वजह से। देन इफ द लिवर इज target, there will be jaundice. If the brain is target, we will observe headaches, vomiting, fits, or unconsciousness. We can imagine what the symptoms and signs of an infection will be if we know what the target tissue or organ is and function that are carried out by this tissue and organ। So अगर हम liver की बात करते हैं, so liver अगर टारगेट होगा तो हमारे को जो सबसे पहली डिजीज होगी इट विल बी जॉन्डिस। अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो हमें हेडेक्स होंगे, वॉमिटिंग्स होंगी, फिट्स होंगी, अनकॉन्शियसनेस हमें फील होगी। एंड अगर हमें किसी भी बीमारी के बारे में उसके सिम्टम्स जो हैं या फिर उसके साइंस जो हैं वो पता करने हैं, तो हमें सबसे पहले जो टारगेट टिश्यूज हैं या फिर जो टारगेट ऑर्गन्स हैं उनके बारे में जान लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा ही होता है, डॉक्टर के पास भी जब भी हम जाते हैं तो वो हमारे से सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपको पेन कहाँ हो रहा है। फिर जहां हमें पेन हो रहा होता है फिर वो हमें लैब के जो टेस्ट है वो वहीं के सबसे पहले रेकमेंड करते हैं। इन एडिशन टू दीज टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑफ infectious diseases, there will be other common effects too. Most of the common effects depend on the fact that the body's immune system is activated in response to infection. An active immune system recruits many cells to the affected tissue to kill off the disease-causing microbes. This recruitment process is called inflammation. So, अगर हम बात करते हैं कि कॉमन जो इफेक्ट्स हैं एक डिजीज के वो क्या होते हैं, देखिए कभी भी अगर हम बीमार होते हैं तो कुछ जो हमारे सिम्टम्स होते हैं वो काफी ज्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। क्या क्या, जैसे कि हमें जो फीवर है वो होने लगता है, ठीक है, स्वेलिंग जो है वो हमें होने लगती है, पेन हमें होने लगती है। ये देखिए स्वेलिंग जो है वो हमें होने लगती है, पेन होने लगती है, और इन्हें हम बोलते हैं कि ये हमारे जनरल इफेक्ट्स हैं। जनरल इफेक्ट्स इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी हमें किसी भी टाइप की बीमारी होती है, ठीक है, अगर मैं इस पैराग्राफ की बात करूं, जब भी हमें कोई भी डिजीज होती है तो ऐसे में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है तो वो बहुत सारे सेल्स को रिक्रूट करता है ताकि ये सेल्स जो हैं ये इस अफेक्टेड टिश्यू को किल कर सके, ठीक है। अब जब ये रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है अपनी एक टीम बनाना, ठीक है। तो जब भी हमें कोई डिजीज होती है तो ऐसे में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक टीम बनाता है ताकि वो जो अफेक्टेड टिश्यू है
उसको किल किया जा सके, ठीक है। एंड अगर मैं इस पार्ट की बात करता हूं तो दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। जब ये टीम बनाई जा रही होती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। अब ये जो इन्फ्लेमेशन है, इसी की वजह से हमें स्वेलिंग होती है, पेन होता है एंड हमें फीवर जैसा फील होता है, ठीक है। यानी कि जब भी आपको कोई बाहर की जो बॉडी है, कोई फॉरेन बॉडी जो है, अगर वो आपकी बॉडी पे अटैक कर देती है तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। इम्यून सिस्टम एक्टिव होने पे बहुत सारे सेल्स को रिक्रूट किया जाएगा ताकि वो उस अफेक्टेड टिश्यू को किल करें। इस प्रोसेस का नाम होता है इन्फ्लेमेशन। और जब भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी एक कॉमन साइड इफेक्ट हमें दिखाती है, जो कि होती है स्वेलिंग, पेन एंड फीवर। यानी कि स्वेलिंग, पेन एंड फीवर जो है वो इन्फ्लेमेशन का ही एक पार्ट है। नाउ द नेक्स्ट वन, इन सम केसेस the tissue specificity of the infection leads to very general seeming effects. For example, in HIV infection, the virus goes to the immune system and damages its function. Thus, many of the effects of the HIV/AIDS are because of the body can no longer fight off the many minor infections that we face every day. लेकिन अगर अगर हम बात करते हैं टिश्यू स्पेसिफिक जो डिजीजेज होते हैं उनके बारे में, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले HIV के बारे में, ठीक है। HIV में क्या होता है कि HIV वायरस जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो सबसे पहले अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम को अटैक करने के बाद वो उसके जितने भी फंक्शंस हैं उनको डैमेज कर देता है। और डैमेज करने की वजह से क्या होता है कि हमारी एवरीडे लाइफ में जो हमें बीमारियां होती हैं, चाहे आप उसको कोल्ड कह लीजिए, चाहे आप उसको कफ कह लीजिए, वो हमारे लिए डेडली हो जाती है, ठीक है। किस तरीके से, यहां देखिए, इंस्टेड एवरी स्मॉल कोल्ड कैन बिकम निमोनिया। कोई अगर छोटा मोटा सा कोल्ड होगा वो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अब निमोनिया में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होगा, या देखिए, अगर कोई एक माइनर गट इंफेक्शन भी हुआ, यानी कि हमें फूड पॉइजनिंग हो गई, ठीक है, इट कैन प्रोड्यूस मेजर डायरिया विद ब्लड लॉस, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, एक डायरिया की जो शक्ल है वो ले ली जाएगी और ऐसे में हमारा जो ब्लड लॉस है वो भी बहुत ज्यादा होगा, यानी कि हमारे स्टूल के थ्रू जो ब्लड है वो भी काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। अल्टीमेटली इट इज दीज other infections that kill people suffering from HIV/AIDS. So एक्चुअल में जो लोग होते हैं वो कभी भी HIV/AIDS की वजह से डायरेक्टली नहीं मरते हैं। HIV/AIDS की वजह से उनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। एंड जब तक वो अपने आप को किसी नॉर्मल इन्फेक्शन से दूर रख सकते हैं तब तक उन्हें कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो उनकी इम्यूनिटी है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर कोई एक छोटी मोटी बीमारी भी हो गई, अब क्योंकि जो उनकी इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग नहीं रही है, तो इस वजह से वो छोटी सी बीमारी बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है एंड इसकी वजह से लोग मरते हैं, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, HIV/AIDS की वजह से डायरेक्टली कोई भी बंदा नहीं मरता है। HIV/AIDS की वजह से सिर्फ और सिर्फ आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, इतनी ज्यादा डाउन हो जाती है कि डे टू डे लाइफ में जो हमें डिजीजेज होती हैं हम उन्हें भी झेल नहीं पाते हैं और वो छोटी मोटी डिजीजेज जो हैं वो बहुत बड़ी शक्ल ले लेती हैं। It is also important to remember that the severity of disease manifestation depends on the number of microbes in the body. If the number of microbes is very small, the disease manifestation may be minor or unnoticed. सो ये वाला जो केस है ये मैं कहूंगा कि ये HIV/AIDS के लिए भी एप्लीकेबल है एंड COVID-19 के लिए भी एप्लीकेबल है। अभी जितनी भी रिसर्च हुई है उनमें ये पाया गया है, जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग रोज मतलब आप न्यूज वगैरह में देख रहे होंगे कि अप्रोक्सीमेटली 52,000 पीपल जो हैं वो हमें COVID-19 पॉजिटिव मिलते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 20,000, 25,000, 30,000 पीपल जो है वो रिकवर कर जाते हैं।
जो रिकवर कर जाते हैं इट इज बिकॉज ऑफ दिस कि उनमें नंबर ऑफ जो उनमें नंबर ऑफ माइक्रोब्स हैं वो काफी ज्यादा स्मॉल है, ठीक है। यानी कि उनमें कोविड 19 के जो वायरसेस की जो क्वांटिटी है, ठीक है, जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा कम है। सो अगर किसी पर्सन में माइक्रोब्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होगी तो डिजीज जो है वो सिवियर बन जाएगी। एंड उसी सेम डिजीज के जो माइक्रोब्स हैं अगर वो आपकी बॉडी में कम होंगे तो वो जो डिजीज है या तो वो माइनर होगी या वो अननोटिस्ड होगी। जैसे कि अगर आप लोगों को नहीं पता, 80% ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन्स जो कि कोविड 19 से इन्फेक्टेड हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कभी इन्फेक्टेड भी हुए थे। यानी कि वो अपने आप ही कोविड 19 की जो वायरसेस हैं उनके साथ फाइट ऑफ कर लेते हैं, उनकी जो बॉडी है वो फाइट ऑफ कर लेती है और 80% लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें कोविड 19 ने अटैक भी किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि कोविड 19 ने उन्हें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में अटैक किया था, इतना स्मॉल कि उनकी जो इम्यूनिटी है, जो उनका इम्यून सिस्टम है, उसी ने कोविड 19 को किल ऑफ कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर ये नंबर ज्यादा होगा तो ऐसे में क्या होगा कि हमें पता लगेगा कि हम किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं, हम कोविड 19 से सफर कर रहे हैं और इसकी वजह से फिर हम हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाके हमारी चेकिंग होगी। चेकिंग में भी अगर आप लोगों को पता हो तो 80% ऑफ द पेशेंट्स जो कि हॉस्पिटलाइज होते हैं वो रिकवर कर जाते हैं। 15% ऐसे लोग होते हैं जिनको कि आईसीयू में रखना पड़ता है एंड 5% लोग ऐसे होते हैं जिनकी डेथ होती है। आई मीन 2 to 5% पीपल ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है, यानी कि उनमें जो नंबर ऑफ वायरसेस हैं वो बहुत ज्यादा चले गए हैं। आगे बढ़ते हैं। बट इफ द नंबर इज ऑफ द सेम माइक्रोब इज क्वाइट लार्ज, द डिजीज कैन बी सिवियर इनफ टू बी लाइफ थ्रेटनिंग। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सेम डिजीज के अगर वायरसेस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी तो वो बहुत ज्यादा सिवियर कंडीशन बना देंगे, इतनी ज्यादा सिवियर कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। The immune system is a major factor that determines the number of microbes surviving in the body. इसीलिए कहते हैं कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो ऐसे में जो नंबर ऑफ माइक्रोब्स है वो आपकी बॉडी में काफी ज्यादा कम होंगे। एंड क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं वो काफी ज्यादा कम होंगे, इसकी वजह से आप लोग उस डिजीज से बहुत ही जल्दी रिकवर कर पाओगे, ठीक है। सो इस लेक्चर में बस इतना ही एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट।